इंसान जो हैं या फिर जो ह्यूमंस हैं वो हर एक तरीके की जो स्पीश है या फिर स्पीशीज हैं उनसे बिल्कुल बिल्कुल तौर पर आपको अलग देखने को मिलते हैं। और इसके पीछे दो वजह हैं। या फिर आप अमेरिका का संविधान देखें तो वहां पर इक्वालिटी को, फ्रीडम को और डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से इनकलकेट किया गया है, उसमें एड ऑन किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ आपके ऊपर लिमिटेशंस भी होने चाहिए कि आप कोई इलीगल एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को क्या ना कर लें, शामिल ना कर लें। और इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर ये पूरी आप देखते हैं कि फ्रीडम है कि वो इस चीज को लिमिट कर सकती है कि क्या यूज किया जाए और कैसे कैसे आप उसको यूज करते चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आपके सामने पेश करने जा रही हैं हमारा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक और बहुत ही जबरदस्त और एक और बहुत ही नया चैप्टर। और एक ही क्लास के अंदर ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो पूरे तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए जिस चैप्टर का आप सभी के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आपके सामने यहां पर आपको दिख ही रहा है। किस चैप्टर का डिस्कशन होगा भैया? इसे कहा जाता है पॉलिटिकल थ्योरी, हिंदी में बोले तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। कि जो हमारा ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है ये एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। हम लोग अब तक अपनी पिछली क्लासेस में, अगर आपने 9th और 10th के अंदर पॉलिटिकल साइंस को देखा होगा तो वहां की पॉलिटिकल साइंस और क्लास 11th के अंदर आ जाने के बाद जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है और बहुत डिटेल्ड तरीके से यहां पर हमें पॉलिटिक्स के बारे में या फिर पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानने को मौका मिलेगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, अपने इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और इस इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें जानने को मिलने वाली हैं उसको हम लोग एक एक कर समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्यारे से चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स आखिर होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स। फिर हम लोग समझेंगे कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, कि जब भी बात की जाती है पॉलिटिकल थ्योरी की तो उसमें किन किन चीजों को हमें डिस्कस करने का मौका मिलता है, वो क्या क्या नए नए टॉपिक्स होते हैं जो आप क्लास 11th के चैप्टर के अंदर समझेंगे वो हम लोग इस पॉइंट में समझेंगे। उसके बाद पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, कि अगर हमारी जो ये पॉलिटिकल थ्योरी है क्या उसे हम लोग करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। जो पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ते हैं क्या वो हमारे आज की जिंदगी के अंदर या फिर हमारी आज की लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट की जा सकती है, उसको समझेंगे। और उसके बाद व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, और भैया इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है, क्या बिना इसको पढ़े हुए हमारा काम नहीं चल सकता, इसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी के बच्चे इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिनको हम लोग आपके सामने यहां पर रखने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हर एक पॉइंट जो होगा दोस्तों उसको हम लोग आपके सामने पेश करते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है क्या, अगर देखा जाए दोस्तों तो यहां पर एक पॉइंट हमारे सामने है, एन इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देख रहे हैं। इसके अंदर ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू एस्पेक्ट्स। तो अगर हम लोग इंसानों की बात करते हैं, हम लोग स्पीशीज से जो और हमारे आपको क्या दिखते हैं कि लिविंग जो हमारे जानवर देखने को मिलते हैं, या फिर अगर हम लोग पशु पक्षियों की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, है ना, तो इंसान जो हैं या फिर जो ह्यूमंस हैं वो हर एक तरीके की जो स्पीश है या फिर स्पीशीज हैं उनसे बिल्कुल बिल्कुल तौर पर आपको अलग देखने को मिलते हैं। और इसके पीछे दो वजह हैं जो इंसान को पूरे तौर पर क्या करती है, हर एक स्पीश से क्या करती है, डिफरेंट बना देती है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि दे पजेस रीजन, कि हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग लॉजिक देखते हैं। हम लोग हर चीज के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर है, दैट इज नोन एज वाई, कि हम लोग हमेशा हर एक चीज के वाई के पीछे लगे रहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर दिन हो रहा है तो दिन क्यों होता है, रात हो रही है तो रात क्यों हो रही है, उसी के साथ साथ बारिश किस तरीके से होती है और क्यों होती है ना, और हम देखते हैं कि बर्फ का गिरना क्यों होता है। तो इस तरीके की जो क्यूरियोसिटी वाले या फिर आप देखते हैं कि जिज्ञासा वाले पॉइंट होते हैं ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर है। और इंसान एक तरीके का क्यूरियस आप देखते हैं कि प्राणी है। उसी के साथ साथ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और उसी के साथ साथ ना इंसान क्या करते हैं कि जो भी काम करते हैं उसके बाद, उस काम को करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या ये अच्छा रिजल्ट है या फिर ये बुरा रिजल्ट है। अगर मैंने कोई एक्टिविटी की, अगर मैंने कोई काम किया या फिर आपने कोई काम किया और उस काम को करने के बाद आप उसको इवेल्युएट करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th का एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम देने के बाद आपने अपने रिजल्ट को देखा और समझा कि कहां कहां पर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर हासिल किए, कहां कहां पर आपने लैग किया, और फिर आप अगले साल 11th के अंदर जब किसी नई स्ट्रीम में जाते हैं तो आप उसके हिसाब से फिर प्लान बनाते हैं। तो ह्यूमंस के पास ये दो तरीके की यूनिक एबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि हम लोग हर एक चीज में लॉजिक या फिर हमारे साथ हर एक चीज के अंदर क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन होता है, हम वाई को ढूंढते रहते हैं। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारी हर एक चीज एक्शन पर डिपेंड होती है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो जो एक्शन लिया गया है वो सही था या फिर बुरा था और उसको कैसे आगे फ्यूचर में अच्छा किया जा सकता है। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरी एनालिसिस बेसिक क्वेश्चंस सच एज, कि हमारी अगर पॉलिटिकल थ्योरी है ना वो इन सारे क्वेश्चंस को डील करती है और इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, कि जब भी बात की जाती है कि एक सोसाइटी या फिर एक समाज किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, क्या सोसाइटी के अंदर अमीर लोगों का दबदबा होना चाहिए, क्या सोसाइटी के अंदर गरीब लोगों का दबदबा
अलावा होना चाहिए, या सोसाइटी में सबको इंक्लूसिव तरीके से रहना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं बातों पर डिस्कशन करती है। उसी के साथ व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, क्या भैया ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंट्री हो और वहां पर गवर्नमेंट ना हो? क्या गवर्नमेंट के बिना, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि किसी और अथॉरिटेटिव पर्सन के अलावा, कि ना तो कोई मोनार्क है, ना तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट है, क्या किसी कंट्री को या फिर किसी देश को नहीं चलाया जा सकता? उसे समझने की कोशिश करेंगे। विच इज द बेस्ट गवर्नमेंट? और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ही सबसे बेहतरीन तरीका है या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम ही सबसे बेहतरीन तरीकों में आता है, तो बेस्ट गवर्नमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम? उसी के साथ साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये हमें बताता है कि इंसानों को फ्रीडम दी गई, और इंसानों को फ्रीडम जो दी गई है ना, वो एक लिमिटेशन के अंदर दी गई है। और क्यों हमारी फ्रीडम हमें दी गई है, तो उसके ऊपर लिमिट्स क्यों लगाई गई हैं, इसको भी समझने की आप देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग देखते हैं। व्हाट डज द स्टेट ओन इट्स सिटीजन? उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि स्टेट जो होते हैं ना, अगर हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें कि हमारे जो राज्य होंगे या फिर जो हमारा देश होगा, वो अपने नागरिकों को, कि एक कंट्री अपने लोगों को क्या क्या चीजें देती है, इंडिपेंडेंस देती है, इक्वालिटी देती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि आपको फ्रीडम मिली होती है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, तो वो क्या क्या चीजें हैं जो एक स्टेट या फिर एक कंट्री अपने लोगों को देती है, उसको समझेंगे। पॉलिटिकल, है ना। उसी के साथ साथ व्हाट डू वी ओन ईच अदर्स एज अ सिटीजन? और एक सिटीजन होने के नाते आप मेरे लिए क्या क्या आप देखते हैं कि चीजें करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और कलेक्टिवली हम सभी लोग एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, एक शहर में, एक देश में रहते हैं, तो एक सिटीजन होने के नाते, किसी कंट्री के नागरिक होने के नाते आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो क्या क्या है, उसको भी हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर रखते हैं। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो एग्जामिन क्वेश्चंस ऑन विच दिस काइंड ऑफ सिस्टमैटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यू दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ, वैल्यू सच एज फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वालिटी। और पॉलिटिकल थ्योरी की जब भी बात की जाती है या फिर राजनीतिक सिद्धांत की जब भी बात की जाती है, तो इसके अंदर हमें कुछ और चीजें भी देखने को मिलती हैं। क्या क्या इसके अंदर ना हम लोग डिस्कशन करते हैं, किन किन बातों का बेटा, हम लोग आजादी की, कि क्या फ्रीडम होती है किसी भी कंट्री के अंदर, अगर होती है तो उसको कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस से हमारा क्या मतलब है। इन सभी पॉइंट्स को भी क्या किया जाता है, हम लोग हमारी ये जो पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर है ना, इसके अंदर हमें डिस्कस करने का मौका मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहां से हमारे कुछ और पॉइंट्स होंगे, उनको भी हम लोग एक एक कर आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। उसी के साथ लिखा है दोस्तों कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर और द स्ट्रगल ऑफ पावर। तो अगर बात की जाती है कि पॉलिटिक्स क्या है, वेरी सिंपल डेफिनेशन, कि पॉलिटिक्स एक तरीके की स्टडी है। कि पॉलिटिक्स का मतलब है कि हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, हम लोग पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ द स्ट्रगल ऑफ पावर, और पावर को हासिल करने का ही पूरा का पूरा जो कश्मकश या फिर जो पावर को हासिल करने की जो पूरी की पूरी आप देखते हैं कोशिश होती है, उसी को हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। पावर से यहां पर मतलब है कंट्री को संभालने की जिम्मेदारी। जैसे आप लोग सुनते हैं कि जब भी किसी डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो वहां पर हमें पावर शेयरिंग होते हुए दिखती है, यानी कि देश को चलाने की जो शक्ति है, देश को चलाने की जो जिम्मेदारी है, वो लोगों में बांटी जाती है। और जब भी हम बात कर रहे हैं किस तरीके की, भैया कि अगर आप लोग के पावर जो है, जो देश को चलाने की पावर है, उसके बारे में जब आप स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर रखते हैं। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई सोसाइटी या फिर कोई कंट्री या फिर कोई देश आपको बनता हुआ दिखे और उस देश के अंदर हमें किसी तरीके की कोई गवर्नमेंट ना दिखे। बिना गवर्नमेंट के आप देखते हैं दोस्तों कि किसी भी कंट्री को चलाना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है। गवर्नमेंट लॉज बनाती है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, और उन्हीं कानूनों के जरिए किसी भी देश के शासन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाता है, और ये गवर्नमेंट के जरिए ही हो सकता है। विदाउट गवर्नमेंट हम लोग किसी भी कंट्री को बनते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसको चलाना बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा, और फिर वो कंट्री आप देखते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट की नीड की तरफ बढ़नी शुरू होगी, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। A number of social institutions such as family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations। और अगर देखा जाए ना, इंसान क्या है कि इंसान इज अ सोशल एनिमल, है ना। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। आप और हम सभी क्या हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग अकेले रह ही नहीं सकते हैं, हमें किसी ना किसी छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने आप को एसोसिएट करना होता है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। जैसे आप देखें, सबसे छोटे लेवल पर आप देखें कि आपकी फैमिलीज एक ग्रुप है, उसी के साथ साथ आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या फिर आप जिस शहर में रह रहे हैं, वो आपका एक ग्रुप है। ऐसे ही अगर आप किसी ट्राइब की बात करते हैं, जो अलग अलग पुराने टाइम पर लोग रहा करते थे, है ना, अलग अलग कबीलों के अंदर रहा करते थे, तो ह्यूमंस जो हैं या जो हमारे ये इंसान हैं, वो अकेले रह ही नहीं सकते हैं, उनको अपने आप को एक ग्रुप के अंदर फॉर्म करना होता है। और ये ग्रुप फैमिलीज से होते हुए आप देखते हैं दोस्तों कि ट्राइब, उसी के बाद आपको दिखता है कि डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, और फिर कंट्री के तौर पर हमें बनता हुआ दिखता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो लोग होते हैं वो कलेक्टिवली साथ में रहते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की नीड्स और वांट्स को कंप्लीट करते हैं, और इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं।
उसी के साथ सच इंस्टीट्यूशंस हेल्प अस टू फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर एक्नॉलेजिंग आवर ऑब्लिगेशंस टू ईच अदर। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे आप फैमिली की बात करें, आप ट्राइब्स की बात करें, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, या फिर आप यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, ये सारी के सारे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो हमारे ग्रुप हैं, ये एक तरीके से हमें क्या बताते हैं, ये हमें जिंदगी को जीवन आसानी से गुजारने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। उसी के साथ साथ पॉलिटिक्स के अंदर या फिर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है और गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, कि सरकार किस तरीके से बनाई जाती है और सरकार के क्या क्या काम होते हैं, वो हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर रखते हैं। बट पॉलिटिक्स इज मोर कन्फाइंड टू बी द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। और उसी के साथ साथ अगर आप पॉलिटिक्स को देखें तो ये पूरे तौर पर गवर्नमेंट के बारे में ही नहीं होती, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का एक छोटा सा सब पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ये बात हमने यहां पर समझी। उसी के साथ साथ इनफैक्ट दैट द गवर्नमेंट्स डू इज रिलेवेंट बिकॉज इट्स अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल इन मेनी डिफरेंट वेज, लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एंड एजुकेशनल पॉलिसी एंड एटसेट्रा। अगर आप देखें कि आपकी और हमारी जिंदगी पूरे तौर पर अफेक्टेड होती है। साल 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है ना, हमारे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी, उन्होंने क्या किया दोस्तों, 8 नवंबर के आसपास आके 2016 में ये कह दिया कि कल से 8 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट पूरे तौर पर नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, आप उनका यूज नहीं कर सकते। और जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, क्या इससे आपकी और हमारी लाइफ पर किसी तरीके का कोई फर्क पड़ा? जी हाँ, डेफिनेटली पड़ा। लोगों में एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से आप देखते हैं कि अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा। तो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसका सिटीजंस पर पूरे तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि हमें फर्क पड़ता हुआ देखने को मिलता है। गवर्नमेंट अगर किसानों से रिलेटेड या फिर फार्मर्स से रिलेटेड कोई लॉ बनाती है तो उसका सीधा इंपैक्ट किसानों पर पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट लेडीज से रिलेटेड कोई आप देखते हैं कि लॉ बनाती है, उसका सीधा इंपैक्ट आप देखते हैं कि हमारी लेडीज पर हमें जाता हुआ दिखेगा। अगर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को लेकर कोई लॉ या फिर कोई कानून बनाती है तो उसका सीधा इंपैक्ट हमारे स्टूडेंट्स पर जाता हुआ दिखेगा। यहां पर यही बात बताइए कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली क्या करती है, अपने डिसीजंस के जरिए हम सभी की लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। चाहे वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती हो, या फिर आप देखते हैं कि एजुकेशनल पॉलिसी को बनाया जाता हो, या फिर अगर हम अपने फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखें तो ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के जरिए ही हमारे लिए आप देखते हैं कि कनेक्टेड होती हुई हमें दिखती हैं। Since the actions of the government affect us deeply, people take a lively interest in what governments do। और उसी के साथ साथ क्योंकि हम सभी की जिंदगी गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन के साथ, गवर्नमेंट के हर एक स्टेप के साथ बहुत बड़े तौर पर एसोसिएटेड है, इसीलिए आप देखें कि जब भी 2-4 लोग बैठते हैं, अगर आप देखते हैं दोस्तों छोटी उम्र में अगर आप रहे होंगे तो आपने अपने बड़ों को देखा होगा, और आप भी अब 11th में आ गए हैं तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट ओरिजिनेट हो गया होगा कि जब भी 2-4 लोग बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की या फिर स्पोर्ट्स की बात करते हैं। और प्रीडोमिनेटली हमें आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स की बात होते हुए दिखती है। सब लोग पॉलिटिक्स की बात क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि हम सभी को पता है कि इससे आपकी और हमारी हर एक किसी की जो जिंदगी है ना, वो हमें कैसे होती हुई दिखती है, हमें अफेक्टेड होती हुई दिखती है, प्रभावित होती हुई दिखती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि देश में क्या हो रहा है, किस तरीके का प्रोसेस चल रहा है। उसी के साथ साथ व्हेन पीपल डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट, when people disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstration to pursue the government to change the existing laws। और देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस वाली कंट्री के अंदर, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कनाडा की, या फिर अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो आपको एक बहुत ही अच्छा चीज देखने को मिलती है। क्या कि डेमोक्रेसी अपने लोगों को ये पूरे तरीके की फ्रीडम देती है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने किसी तरीके का कोई लॉ बनाया है और आप उसको अगर पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे आपकी जिंदगी पर बहुत खराब असर पड़ सकता है, तो आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा 2021 के आसपास आप देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के जरिए फार्म लॉ को लाया गया था, है ना, जिसे हम लोग फार्मर लॉ के नाम से भी जानते हैं। और किसानों का यह कानून था जिसमें 3 पॉलिसीज लाई गई थी, किसानों को वो पसंद नहीं था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ और उसके बाद इस कानून को हटाया गया, है ना। तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर उनको पसंद ना आए तो वो उसमें चेंज कराने की डिमांड कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को अगर वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है तो वो उस बात को सुनती है और उसको हटाती भी है, लोगों की जरूरतों को गवर्नमेंट फुलफिल करती है। सो फाइनली पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट द डिजायरेबल फॉर अस एंड फॉर आवर सोसाइटी। इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल नेगोशिएशन दैट गो ऑन सोसाइटी थ्रू विच एक्टिव डिसीजंस आर मेड। और उसी के साथ साथ देखा जाए ना कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अगर सिंपल सरल शब्दों में इसको डिफाइन करना हो तो ये पूरे तौर पर इस तरीके से है कि इसके अंदर हमें दिखता है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ साथ लोग हैं, गवर्नमेंट किसी तरीके की पॉलिसीज को बना रही है, लोग उस पॉलिसी से अफेक्ट होते हैं। अगर लोगों का
उस पॉलिसी से फायदा होता है तो लोग उसे प्रेस करते हैं, लोग उसे साथ देते हैं, लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। और अगर लोगों की जिंदगी उससे नेगेटिव तौर पर इफेक्ट होती है तो लोग उसको, आप देखते हैं कि दोस्तों, उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और फिर गवर्नमेंट अपनी उस पॉलिसीज को रीडू भी करती है, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि उसको रीबिल्ड भी करती है, एक नए तरीके से उन पॉलिसीज को बिल्ड किया जाता है। ये बात हमने यहां पर आपके सामने रखी। इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम लोग आगे के कुछ हमारे पॉइंट्स होंगे उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि व्हाई डू वी स्टडी दी पॉलिटिकल थियोरी, कि भैया हमें आखिर ये पॉलिटिकल थियोरी डिस्कस करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। देयर आर सर्टेन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल एंड गाइडेड पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी। अगर देखा जाए कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं या फिर हम एक ऐसी शासन व्यवस्था की बात करते हैं जहां पर सब लोग इक्वल हैं, जहां सबको साथ मिलकर चलने का मौका मिलेगा, जहां सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहां सबको आज़ादी होगी, ये जो नए नए थॉट्स हमें आते हुए दिखे हैं, ये सारे के सारे थॉट्स आप देखते हैं दोस्तों कि पॉलिटिकल थ्योरी के जरिए ही पूरी दुनिया में हमें स्प्रेड होते हुए देखने को मिले। डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज बाय इनहेंसिंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एज इट्स द केस विद इन द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और देखा जाए ना, बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं कि ये जो अलग अलग नोशंस हैं कि हर एक इंसान की ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, इक्वालिटी हुई, फ्रीडम हुई, डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ, और इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट जो हमें बनती हुई दिखती है या फिर कोई कंट्री जो बनती हुई दिखती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सारी बातों को रख लेती है। जैसे आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, भारत का संविधान देखें, या फिर आप अमेरिका का संविधान देखें, तो वहां पर इक्वालिटी को, फ्रीडम को और डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से इनकलकेट किया गया है, उसमें एड ऑन किया गया है। These documents did not just emerge overnight, they are built upon the ideas and principles debated almost since the time of कौटिल्य, एरिस्टोटल, है ना, जीन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज के टाइम के अंदर अगर हम लोग देखें दोस्तों तो हमें पता नहीं है कि व्हाट रियलिटी डेमोक्रेसी इज, है ना, कि असलियत में लोकतंत्र क्या होता है। लेकिन आज से अगर आप 300 400 500 साल पीछे चले जाएं, एक ऐसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं जहां पर आपको राजा देखने को मिलता है, सारी पावर उसके अंडर है, लोगों को कोई राइट्स नहीं है, लोग पूरे पूरे तौर पर अपने किंग से या फिर जो उनका रूलर है उससे डर डर कर रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती गई, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आते रहे, और इन पॉलिटिकल थिंकर्स ने ही, आप देखते हैं कि जो ये राजनीतिक विचारक रहे थे ना, हमारी जो आने वाली जनरेशंस रही हैं, आपके और हमारे जीवन को बहुत बड़े तौर पर चेंज किया है। और इसके अंदर कार्ल मार्क्स हुए, कौटिल्य हुए, एरिस्टोटल हुए, जिनको हम लोग अरस्तू के नाम से भी जानते हैं, या फिर अगर बात की जाए जीन जैक रूसो, अंबेडकर साहब, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। एज फार बैक एज द 5th century BC, है ना, आप देखते हैं कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिस्कस्ड विद देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वाज बेटर। उसी के साथ साथ देखा जाए ना 500 BC में, कि ईसा के जन्म से भी लगभग आप देखते हैं दोस्तों कि 5वीं सेंचुरी पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दो बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं। कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर हमें देखने को मिल रहे हैं बेटा? हमें दो बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स देखने को मिल रहे हैं, प्लूटो और अरस्तु। और ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है या फिर आप देखते हैं दोस्तों की मोनार्की अच्छी है। और इस तरीके के डिबेट सिस्टम ने ही हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों में ये जो वाई वाला सवाल था कि हमें इस पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाना चाहिए राजा वाले को, या फिर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेके जाना चाहिए, तो ये जो क्यूरियोसिटी थी ना, यही इंसानों के लिए क्या करती है दोस्तों कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्ड करती है। इन मॉडर्न टाइम, अगर हम लोग मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो हमें देखने को मिल रहे हैं रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड दैट द फ्रीडम एज द फंडामेंटल राइट ऑफ अ मैनकाइंड। और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनका नाम है जीन जैक रूसो भैया बोलते हैं कि भैया हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फ्रीडम को देना है, और फ्रीडम जो है ना वो हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है। हर एक मानवता के लिए, हर एक इंसान के लिए आजादी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट द इक्वालिटी वाज अ क्रूशियल एज फ्रीडम। उसी के साथ साथ कार्ल मार्क्स ने कहा फ्रीडम होनी तो चाहिए, जैसे रूसो ने कहा कि फ्रीडम होनी चाहिए, कार्ल मार्क्स ने कहा कि फ्रीडम होनी तो चाहिए, लेकिन फ्रीडम से ज्यादा और इंपॉर्टेंट चीज है इक्वालिटी, कि समाज में सब इक्वल होने चाहिए, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि जो हमारा सोशलिज्म था या फिर जो आप देखते हैं कि कम्युनिज्म था, वो हमारे सामने प्रेजेंट किया। इन इंडिया, भारत की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें महात्मा गांधी देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक कॉल्ड हिंद स्वराज। तो 1909 में आप देखते हैं कि एक बुक गांधी जी ने लिखी जिसे हम लोग हिंद स्वराज के नाम से जान रहे हैं। और इस बुक के अंदर गांधी जी ने यह बताया कि असली फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री में रहें और आपकी कंट्री के अंदर आपका खुद का रूल हो, बाहर से आए हुए लोग आपकी कंट्री को गवर्न नहीं कर रहे। इसी को गांधी जी ने असली फ्रीडम के तौर पर स्टैब्लिश किया। वहीं अंबेडकर जी हमें आते हुए दिखते हैं, और अंबेडकर
अम्बेडकर जी इस तरीके पे डिस्कशन करते हैं। उनका मानना था कि सोसाइटी के अंदर जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, यानी कि जो हमारे दलित भाई हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको माइनॉरिटी कंसिडर कर रिजर्वेशन देना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, तभी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आ सकती है। तो हर एक पॉलिटिकल थिंकर वो जिस कंट्री से था, उन्होंने अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव में या फिर अपने आसपास के माहौल के हिसाब से क्या किया, आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स को डिफाइन किया और पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस और किस किस तरीके की डेवलपमेंट्स होनी चाहिए उसको डिफाइन किया। पॉलिटिकल थियरी डील्स विद द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट्स एंड सोशल लाइफ इन सिस्टमैटिक मैनर। और अगर बात की जाती है पॉलिटिकल थ्योरी की या फिर राजनीतिक सिद्धांत की, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमें अलग अलग तरीके के आइडियाज और विचार देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सिद्धांत देखने को मिलते हैं। और ये प्रिंसिपल्स और उसी के साथ साथ ये जो हमारे आइडियाज हैं, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट को आगे बढ़ाते हैं और इससे किसी भी कंट्री को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जाता है। अगर इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम नहीं होती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी नहीं होती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर सब रिलीजन को साथ लेकर चलने की बात नहीं होती, तो इंडिया के अंदर अभी ऐसी सिचुएशन नहीं होती जैसे अभी हमें देखने को मिलती है। हम लोग इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते। हमारी कंट्री में आप देखते हैं दोस्तों कि रिलीजन के नाम पर या फिर किसी और आप देखते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर लोगों में एक तरीके से लड़ाई हो सकती थी, है ना, वॉर हो सकता था, या फिर आप देखते हैं कि सिविल वॉर जैसी टेंशन आ सकती थी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसने लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको फुलफिल कराया है और सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी का ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। और अगर सीधे सीधे तौर पर देखा जाए पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है दोस्तों, कि सच में हमें बताती है आजादी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, आजादी को हम लोग किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, इक्वालिटी क्या है, न्याय से क्या तात्पर्य होता है ना, इसको। It proves the significance of principles such as the rule of law, separation of power, judicial review itself। और इसी के साथ साथ कि गवर्नमेंट के क्या क्या सिस्टम होंगे और सिस्टम के अंदर किन किन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, इसको भी हमें यहां पर अच्छे तरीके से जानने का पूरे कॉन्सेप्ट पर आप देखते हैं दोस्तों कि यहां पर हमें मौका मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ हमारे और पॉइंट्स आने वाले हैं, उनको भी हम लोग एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर लिखा है कि व्हाई इट इज रिलेवेंट नाउ, कि क्या जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है इसको हम लोगों को आज के करंट सिनेरियो के अंदर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि टाइम के हिसाब से चीजें इवॉल्व होती गई हैं। आज के टाइम पर हम सभी को पता है डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का किस तरीके से चलाने का तरीका होता है। कि आज के टाइम पर भी हमें डेमोक्रेसी को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने का और पढ़ाने का एक तरीके से मौका दिया जाना चाहिए, यही सवाल यहां पर आ रहा है। देखा जाए कि इंडिया इज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, है ना, कंट्री। क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट इरेज्ड ऑन क्रॉप ऑफ। और अगर ध्यान से देखा जाए कि इंडिया एक फ्री कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, और हमारी कंट्री के अंदर आजादी और समानता से जैसे जो सवाल हैं वो अब आने के ज्यादा रिलेटेबल हमें देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले बिकॉज इश्यूज कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी राइजेस इन मैनी एरियाज ऑफ अ सोशल लाइफ एंड दे आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट फेज। ऐसा नहीं कि अगर इंडिया गुलाम था और इंडिया को आजादी मिल गई तो इसका मतलब है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, अब यहां पर हमें फ्रीडम के बारे में डिस्कशन नहीं करना, अब हमें इक्वालिटी के बारे में डिस्कशन नहीं करना। हाँ, हमें ब्रिटिशर्स से आजादी तो मिल गई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो पॉइंट यहां पर देखने को मिलता है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप रहे हैं जिनको उतने ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, जिनको सोसाइटी में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और इसीलिए जरूरत है कि हम लोग क्या करते रहे दोस्तों कि इन टॉपिक्स के ऊपर लगातार डिस्कशन करते रहें और लोगों में थॉट को प्रोवोक करते रहें, उनको जगाते रहें और इनके सही मीनिंग्स उनको बताते रहे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल है ना फेयर इन फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स, इट में नॉट एग्जिस्ट इन द सेम एक्सटेंट इन इकोनॉमी और सोशल शेयर्स। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें, हम लोग ये बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे समाज के अंदर और इंडिया के अंदर आपको इक्वालिटी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी बंदा क्या कर सकता है दोस्तों कि वोट दे सकता है, किसी भी कास्ट का, किसी भी जेंडर का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी लैंग्वेज का आप देखते हैं दोस्तों कि नेता आ सकता है, या फिर आप उसको आप देखते हैं कि वोट दे सकते हैं, जिसको भी आप वोट देना चाहें, ये हमें होता हुआ दिखता है। लेकिन क्या यही इक्वालिटी हमें अपनी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है? नहीं। अगर आप देखें कि क्या हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रिच और पुअर के बीच में इक्वालिटी आ गई? नहीं, है ना। आप क्या देखते हैं कि अमीर अमीर हैं और आपको गरीब गरीब देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है ना, ये क्या नहीं कर पाया है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि पॉलिटिकल तौर पर तो इन्होंने लोगों को करीब कर दिया है, पॉलिटिकली तो हम सब लोग इक्वल हो गए हैं, लेकिन इकोनॉमिकली हमारे बीच में अभी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अमीर और गरीब का एक बहुत बड़ा अंतर हमारे समाज के अंदर हमें अब भी एग्जिस्ट करते हुए दिख रहा है। सेकेंडली, थ्रू
freedom is guaranteed in our constitution, though freedom is guaranteed in our constitution we encounter new interpretation all the time। देखो फ्रीडम हमारे संविधान में दी गई है, लेकिन फ्रीडम को हम टाइम टाइम के हिसाब से इवेलुएट करते रहते हैं और उसकी रीडेफिनेशंस हमारे सामने आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, द राइट टू लाइफ हैज बीन imparted by the courts to include the right to livelihood। the right to information has been granted through a new law। और अगर देखा जाए, हमें महसूस होने लगा टाइम टाइम के हिसाब से कि हमारी कंट्री के अंदर एक तरीके से जो हमारे सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। और आज़ादी के बाद ये रियलाइजेशन हुई, 2005 के आसपास लोगों ने बड़े तौर पर इसका प्रोटेस्ट किया और फिर आखिर में क्या किया गया दोस्तों कि गवर्नमेंट ने इसको एक लॉ ही बना दिया कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर आरटीआई के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। और ये कैसे हुआ? क्योंकि लोगों के पास एक तरीके से क्या थी दोस्तों की फ्रीडम मिली हुई थी। वो इस फ्रीडम के जरिए सोसाइटी के अंदर मौजूद जो गलत चीजें हैं उसको हटाने की कोशिश कर सकते थे। और जब आप लोगों को फ्रीडम देते हैं, इस फ्रीडम का लोग सही तरीके से यूज करते हैं, तो हमें नए नए अच्छे अच्छे तरीके के लॉज बनते हुए दिखते हैं जो सोसाइटी को अच्छे तरीके से शेप करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एडमेंडेड फॉर एग्जाम्प्टेड ओवर टाइम थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर डिजाइन टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम्स। उसी के साथ साथ सिचुएशंस पर आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, उनको कुछ कुछ टाइम पे रख लिया जाता है ना। आप देखते हैं कि लोगों से उनको रोका जाता है अगर हमें देखने को मिले कि उनका मिसयूज हमें होता हुआ देखने को मिलता है। उसी के साथ थर्डली कि तीसरा क्या पॉइंट है उसको भी हम लोग यहां पर देखते हैं कि एज आर वर्ल्ड चेंजेस, दुनिया बदल रही है, वी में डिस्कवर न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। दुनिया बदल रही है, लोगों के थॉट बदल रहे हैं। 20 साल पहले की दुनिया आज की दुनिया से पूरे पूरे तौर पर बदल चुकी है। आप सभी लोग जेनजीज हैं और आप सभी लोगों के अंदर क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक अलग तरीके का नोशन आपको देखने को मिलता है। 20 साल पहले जो बच्चे 11th में थे, आज के बच्चे जो 11th में हैं, उनके पूरे की पूरे माइंड, उनकी पूरी की पूरी लाइफ, उनका पूरा का पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बदल चुका है। और इसीलिए हमें क्या है दोस्तों कि एक तरीके से सोसाइटी के चेंज होने की वजह से भी क्या करना पड़ता है, अपने पॉइंट्स को बदलने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इज मेकिंग इट्स ईजियर फॉर एक्टिविटीज टू नेटवर्क विद वन अनदर अक्रॉस द ग्लोब टू प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर और फॉरेस्ट। और आज की दुनिया के अंदर आप देखें कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर मौजूद जो वहां के ट्राइब हैं, उसको लेकर आप देखते हैं दोस्तों कि ग्लोबली हमें एक तरीके से प्रोटेस्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर किसी कंट्री के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप क्या करता है दोस्तों की अटैक करता है, तो उससे पूरे वर्ल्ड पर हमें एक तरीके से उसका हैम्पर होते हुए देखने को मिल जाता है। एज अ रिजल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट। उसी के साथ एक सवाल भी आता हुआ हमें देखने को मिल जाता है कि हमें कितना इंटरनेट लोगों को यूज करने की इजाजत देनी चाहिए। हम ये तो कहते हैं कि यूजिंग ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आप नॉलेज को एक्सेस कर सकें, लेकिन उसी के साथ साथ आपके ऊपर लिमिटेशंस भी होने चाहिए कि आप कोई इलीगल एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को क्या ना कर लें, शामिल ना कर लें। और इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर ये पूरी पूरी आप देखते हैं कि फ्रीडम है कि वो इस चीज़ को लिमिट कर सकती है कि क्या यूज़ किया जाए और कैसे कैसे आप उसको यूज़ करते चलेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और कुछ हमारे और पॉइंट्स होने वाले हैं, उनको भी हम लोग एक एक कर आपके सामने रखते चलेंगे और आगे की कहानियों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर समझते चलेंगे। कहां गया भैया, ये रहा, है ना। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है कि पुटिंग पॉलिटिकल थियरी टू द प्रैक्टिस, कि हमारी जो पॉलिटिकल थियरी है उसको हम लोग किस तरीके से आज के टाइम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर उसका क्रियान्वय कर सकते हैं, उसको हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दिस टेक्स्ट बुक, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है, वी आर फोकस्ड ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दैट विच डील्स विद द ऑर्गन्स मीन्स सिग्निफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। इस बुक के अंदर बेसिकली आपको समझने का मौका मिलेगा कि पॉलिटिकल आइडियाज होते क्या है, सिटीजनशिप क्या है, इक्वालिटी क्या है, फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, डेवलपमेंट और उसी के साथ साथ हमारे जस्टिस का डेवलपमेंट के साथ क्या एसोसिएशन है, नेशनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, इन सभी को आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा। पॉलिटिकल अगर आप थियरिस्ट की बात करते हैं, हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम और इक्वालिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स डेफिनेशन। और अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में या फिर अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग कंट्रीज में फ्रीडम को आप देखते हैं जस्टिफाई किया है, उसी के साथ साथ इक्वालिटी को जस्टिफाई किया है। कार्ल मार्क्स इक्वालिटी को अलग तरीके से देखते हैं, अंबेडकर जी आप देखते हैं कि इक्वालिटी को अलग तरीके से देख रहे हैं, रूसो फ्रीडम को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, गांधी जी फ्रीडम को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सभी के पॉइंट्स ऑफ व्यू को आपको इस बुक के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलाइक इन मैथमेटिक्स वेयर देयर कैन बी वन डेफिनेशन, और अगर आप मैथ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पर एक ही डेफिनेशन होती है जो थ्रू आउट द ग्लोब आपको यूज करते हुए दिखती है कि भैया अगर कहीं पर कोई कोटेशन प्रूफ हो गई है, जैसे मान लिया जाए कि यूक्लिड ने जो आपको आते हुए दिखते हैं ग्रीस से अपनी जो यूक्लिड की थ्योरम दी थी वो प्रूफ हो गई और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है एज इट इज, है ना।
और उसी तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको हर एक कंट्री और हर एक रीजन के अंदर अपने हिसाब से डेवलप या फिर आप देखते हैं कि इंटरचेंजेबल भी होते हुए देखने को मिल जाते हैं। दिस इज बिकॉज द टर्म्स लाइक इक्वालिटी कंसर्न्स द रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बींग्स। और उसी के साथ साथ कि सर हम ये पॉलिटिक्स हर एक इलाके के अंदर, रूसो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, गांधी जी अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, कार्ल मार्क्स इक्वालिटी को अलग तरीके से देख रहे हैं, अंबेडकर साहब अलग तरीके से देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हमने बताए हैं ना, ये इंसानों से जुड़े हुए हैं और इंसानों का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वही क्या करता है दोस्तों कि उनकी जस्टिस को, उनकी इक्वालिटी को, उनकी फ्रीडम को एक्सप्लेन करता है। ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस ऑन इश्यूज लाइक इक्वालिटी। और इंसानों के अंदर ना फीलिंग्स होती है और उसी के साथ साथ हर इंसान की कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है कि उसको इक्वालिटी का मौका मिले। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफन जंप द क्यू इन शॉप्स और डॉक्टर्स वेटिंग फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस, बट ऑल्सो मैनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू द शॉप और टू अ डॉक्टर बिकॉज दे हैव नो मनी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें कि लोग लाइन में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होकर जा रहे होते हैं अपने इलाज विलाज कराने के लिए, लेकिन वहीं पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मौके को भी नहीं देख पाते कि वो लाइन में खड़े हो सकें, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वहां पर हमें जरूरत देखने को मिलती है। थस आर आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो अगर देखा जाए कि इक्वालिटी का आइडिया कहां पर है, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इक्वालिटी, क्या हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये सोसाइटी के अंदर हो सकती है? क्या हम इकोनॉमिकली इक्वालिटी को ला सकते हैं? क्या हम सोसाइटी या फिर सोशल इक्वालिटी को सच में एग्जिस्ट करा सकते हैं? इस बुक और इस चैप्टर के अंदर आपको इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने का मौका मिल रहा है। The reason we have many definitions is because that the meaning of equality is dependent on the content, है ना। तो देखा जाए कि हमें अलग अलग डेफिनेशंस क्यों देखने को मिल रही हैं, किस चीज की बेटा? आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी की या फिर जो हमारी फ्रीडम है या फिर इक्वालिटी की, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट से हमें ज्वाइंट करते हुए या फिर एसोसिएटेड होते हुए देखने को मिलती है। अब हमारे कुछ आखिरी पॉइंट होने वाले हैं, उसको भी हम लोग एक एक कर आपके सामने रखते चलते हैं। पॉलिटिकल थियरिस्ट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बाय लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड अंडरस्टैंड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस। और उसी के साथ जितने भी हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं वो लेमैन लैंग्वेज में, कि जो लोकल लोग आसानी से उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दे ऑल्सो डिबेट ऑन एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग एंड ओपिनियंस इन सिस्टमैटिक मैनर एज इन द केस ऑफ इक्वालिटी, सो ऑल्सो इन द केस ऑफ अदर कॉम्पोनेंट्स सच एज फ्रीडम, सिटीजन एंड राइट्स, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। पॉलिटिकल थियरिस्ट इनकरेजेस दैट विद एवरी डे ओपिनियन डिबेट पॉसिबल मीनिंग एंड ट्रैश आउट पॉलिसी ऑप्शंस। तो बेसिकली जितने भी हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनका ये मानना है कि भैया जितनी भी आपकी ये पॉलिटिकल के कॉन्सेप्ट हैं, राजनीतिक विज्ञान के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आप देखते हैं कि फ्रीडम हुआ, जस्टिस हुई, इक्वालिटी हुआ, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपकी एवरीडे लाइफ कैसी है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी। दोस्तों आप देखते हैं कि जो डेफिनेशन है ना, इन पॉइंट्स को लेकर बदलती हुई दिखेगी। एक ऐसा आदमी जो अफ्रीका में रह रहा है ना, जिसके ऊपर वहां का किंग रूल कर रहा है, उसके लिए फ्रीडम अलग होगा। एक ऐसा इंसान जो इंडिया में रह रहा है जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो इनके लिए फ्रीडम अलग तरीके से होगा। एक ऐसा कोई इंसान जो आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर रहता हुआ दिख रहा है, तो उनके लिए इक्वालिटी की डेफिनेशन अलग होगी। उसी के साथ अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको अमेरिका के अंदर दिख रहा है, तो उनके लिए इक्वालिटी की डेफिनेशन अलग होगी। सो द प्लेस वेयर यू कम फ्रॉम, जिस जगह से आप लोग आ रहे हैं, उसी की वजह से आप देखते हैं दोस्तों कि वही चीजें और वही एक्सपीरियंसेस आपके क्या करते हैं, चीजों को शेप करते हैं, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को और आपके पॉलिटिकल थॉट को इवॉल्व करते हैं। फर्स्टली पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट। अब सवाल हमारे सामने है कि व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, कि भैया इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है। हमने ये तो देख लिया कि हर सोसाइटी के अंदर अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को आखिर हमें जानने की जरूरत ही क्या है, और क्या इनको बिना जाने हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती, इसको भी हम लोग अब यहाँ पर एक एक कर समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले कि पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स सच एज हाई स्कूल स्टूडेंट्स, वी मे चूज वन ऑफ द अबव प्रोफेशंस इन फ्यूचर एंड सो इनडायरेक्टली इट इज रिलेवेंट फॉर अस। बेसिकली अगर देखा जाए कि ये जो हमारी पॉलिटिकल थियरी है, ये हम सभी को हमारे करंट सिनेरियोज में समझाने का मौका देती है कि पॉलिटिक्स क्या है, फ्रीडम क्या है, जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, किस तरीके से सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट को कैसे रियलाइज किया जाता है। और अब अगर आप इन सब चीजों को जानते हैं ना, सो यू कैन बी अ वेरी गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आप सभी को क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि अपने आसपास के जितने भी ये पॉलिटिकल आइडियाज हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि अगर आपको सही नॉलेज होगी, सही इंफॉर्मेशन होगी, सो यू कैन इलेक्ट द राइट
राइट पर्सन, अगर आपको सही जानकारी होगी सो आप अपनी कंट्री के अंदर एक सही इंसान को चूज कर सकते हैं। और वेदर यू कैन बी अ गुड पर्सन टू बी इलेक्टेड, और उसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप वो इंसान बने जो सही तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को जानने के बाद चुना जाए, आप भी लीडर बन सकते हैं, है ना। तो हर सिटीजन को आने वाले टाइम पर आप हमारे इंडिया के वोटर्स होने वाले हैं, और इसीलिए आप सभी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको इतने आइडियाज पता हो कि रियलिटी में फ्रीडम, जस्टिस, है ना, इक्वालिटी क्या है, और इसी के कॉन्सेप्ट पर आपको क्या करने का मौका मिले, अपनी कंट्री को शेप करने का और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए। थर्डली, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज इन आवर लाइव्स। पीपल डेली एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स लाइक स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग। अलग अलग आप जिस भी सोशल ग्रुप से आते होंगे तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज को देखा होगा, आप नहीं फेस करते तो कोई और ग्रुप आप देखते हैं दोस्तों कि हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है, चाहे कास्ट के बेसिस पे देख लिया जाए, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे देख लिया जाए, है ना। इस तरीके की सिचुएशन हमें आते हुए देखने को मिली जाती है। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को समझ रहे हैं और उसी के साथ साथ आपको पता है कि इसके क्या क्या आइडियाज हैं, तो आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, आपको कोई किसी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ये पॉलिटिकल थ्योरी आपको कहीं ना कहीं इतना क्या बनाती है, वोकल बनाती है, आपको बोलने की हिम्मत देती है, जिसके जरिए आप अपने साथ होने वाले इनजस्टिस को, अपने साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। फाइनली, एज अ स्टूडेंट्स वी एंजॉय डिबेट्स एंड इलेक्टोरल कंपटीशन। वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट, बट डू नॉट नो वेदर दे आर रीजनेबल और नॉट। और पॉलिटिकल थियरी का ये जो हमारे पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हम सभी की अपने अपने थॉट्स हैं। कोई किसी स्पेसिफिक ग्रुप को पसंद करता होगा, किसी की कोई अपनी अपनी आइडियोलॉजी होगी, लेकिन आप क्या सही हैं या फिर क्या गलत है, पॉलिटिकल थ्योरी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इवैल्यूएट करने का, उनको चेक करने का आपको एक मौका देती है। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेस, है ना, अस दी सिस्टमैटिक थिंकिंग, और ये हमारी थिंकिंग को क्या करती है दोस्तों, खोलती है, और हमारे सामने अलग अलग नोशंस या फिर अलग अलग पॉलिटिकल साइंस के हमारे पॉइंट्स को रखती है, जैसे जस्टिस हुआ, इक्वालिटी हुआ, और इनको अच्छे तरीके से हमें पॉलिश करने का मौका मिलता है, और हम अपने आप को एक सेंसफुल इंसान बना सकते हैं, एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। और इसीलिए हमें क्या है बेटा, आप देखते हैं कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत है टू स्टडी, है ना। और उसी के साथ ये जो हमारा आज का चैप्टर था, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखा, जिसकी आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, आशा करते हैं कि इस चैप्टर की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मुलाकात करेंगे आप लोगों से अपने एक और नए चैप्टर के अंदर, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद।